अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अफ्रीकी मुल्क गाम्बिया में कम से कम 66 बच्चों की मौत के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदुस्तान के 4 कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों के हवाले से अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद हिंदुस्तान ने भी इस मामले पर एक तहकीकात शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट में जरा के हवाले से बताया गया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फौरी तौर पर हरियाणा रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ मामला उठाया और तहकीकात शुरू कर दी है। ख्याल रहे कि कफ सिरप यानी खांसी का सिरप सोनीपत हरियाणा में मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने तैयार किया था। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के जराये ने बताया कि 29 सितंबर को WHO ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को खांसी के सिरप के बारे में आगाह किया था। जराये ने बताया कि खांसी का सिरप सोनीपत हरियाणा में मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने तैयार किया। इस मामले पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ऐसा लगता है कि फर्म ने ये मसनूआत सिर्फ गाम्बिया को ही बरामद की थी। कंपनी ने अभी तक उन इल्जामात का जवाब नहीं दिया। इस मामले में WHO ने खबरदार किया था कि हो सकता है कि ये सिर्फ मगरबी अफ्रीकी मुल्क के अलावा कहीं और भी तकसीम किए गए होंगे। अगर ऐसा है तो इससे आलमी खतरा लाक हो सकता है। ताहम WHO ने अभी तक अमवात के लिए खांसी के सिरप को जिम्मेदार नहीं ठहराया। WHO के सरबराह टेड्रोस गैब्रियोसिस ने गुज़िश्ता रोज कहा कि ये 4 हिंदुस्तानी खांसी के सिरप गुर्दों को नुकसान पहुंचाने वाले और गैम्बिया में 66 बच्चों की मौत से मुंसलिक हो सकते हैं। थाईलैंड में जुमेरात को एक साबिक पुलिस अफसर ने चाइल्ड केयर सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग की। इस वाक़े में 24 बच्चों समेत 36 अफराद की मौत हो गई। हमलावर ने अपने खानदान को भी खत्म कर दिया, फिर खुदकुशी कर ली। इस वारदात में ड्रग्स का एंगल है। पूरा वाकया अगर हम देखें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग शुमाली सूबे के नांगबुआ लंपू में हुई। हमलावर साबिक पुलिस अफसर पनिया खमरब बताया। इसकी उम्र 34 बरस थी। ड्रग्स के केस के सिलसिले में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। चाइल्ड केयर सेंटर में फायरिंग के बाद खमरब ने खुदकुशी कर ली। इससे पहले उसने अपनी बीवी और बेटे को भी गोली मार दी। थाईलैंड के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अफसर मेजर जनरल जिरापो पुरीडेट के मुताबिक हमलावर खमरब हाईली एजुकेटेड और फिट था। पुलिस में अफसर बना, लेकिन चंद महीने में ही ड्रग स्मगलिंग से जुड़ गया। इंटर ऑफिस ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद वो फुल टाइम ड्रग स्मगलर बन गया। एक बार उसे गिरफ्तार भी किया गया था। वो केस अब भी कोर्ट में चल रहा है। माना जा रहा है कि नौकरी से निकाले जाने की वजह से ही खमरब ने फायरिंग की। जिस वक्त फायरिंग शुरू हुई तब लोकल ओहदेदार जिरापा बुनसोम पास ही काम कर रहे थे। बोले कि ऐसा लगा जैसे पटाखे चल रहे हों। बाद में शूटिंग का पता चला। हमलावर ने बच्चों पर गोलियां चलाई। शूटिंग में 2 साल का बच्चा और एक हामिला खातून भी मारे गए। हमलावर दोपहर के वक्त चाइल्ड केयर सेंटर में दाखिल हुआ, तब वहां लंच चल रहा था। उसने स्टाफ पर गोलियां दागी। इसके बाद वो एक बंद कमरे में जबरदस्ती घुसा जहां बच्चे सो रहे थे और उसने उन पर फायरिंग कर दी।
साउथ मेक्सिको के टोटोलेपन शहर में बंदूकबरदारों ने मेयर कोनाडो मेंडोजा समेत 18 लोगों का गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए शहर में आर्मी तैनात कर दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको के सैन मैगुल टोटोलेपन के सिटी हॉल में जुमेरात को बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी की वजह से सिटी हॉल और उसके आसपास अफरा तफरी मच गई। हमले में कुछ पुलिस के जवान भी मारे गए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेंडोजा के वालिद और साबिक मेयर जॉन एकोट्सा को भी सिटी हॉल में ले जाकर मारा गया। हमले का शक लॉस टेक्योलोरिस गैंग पर किया गया है। इस गैंग ने हमले से कुछ दिन पहले टेटलोपन में वापसी का ऐलान किया था। मेक्सिको सिटी में 15 दिन के अंदर गोलाबारी का ये तीसरा वाकया सामने आया है। 21 सितंबर को गुआनजाटो में एक हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2 अक्टूबर को जेबोपेन में हुई गोलाबारी में एक शख्स की मौत और 6 लोग जख्मी हो गए थे। Luego estamos aquí, vamos a hacerlo de la policía. Cuando monta baja eso, cuando monta no puede bajar. Ahí está, este es el edificio de San Miguel Totolapan, del ayuntamiento. Y pues dicho sea de paso que esta zona अमेरिका के कैलिफोर्निया में 3 दिन पहले अगवा किए गए पंजाबी खानदान के सभी अराकीन की लाशें बरामद हुई हैं। इनमें एक 8 महीने की बच्ची भी शामिल है। मस्टर्ड काउंटी शरीफ वन वानके ने भी इसकी तस्दीक की है। उन्होंने इस पूरे वाक़े को भयानक और डरावना बताया। चारों का गोली मारकर कत्ल किया गया है। अमरीकी अहदेदारों ने बताया था कि चारों लोगों को बीते 3 अक्टूबर को साउथ हाईवे 59 के 800 ब्लॉक से अगवा कर लिया गया था। इस खानदान का अमेरिका में खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। यह खानदान पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा के हरसी गांव का रहने वाला है। मस्टर्ड काउंटी से पीर के रोज 36 साल के जसदीप सिंह, उनकी बीवी जसलीन और बेटी आरोहा जिसकी उम्र 8 महीने है और 39 साल के भाई अमनदीप सिंह को अगवा किया गया था। कैलिफोर्निया पुलिस ने इस मामले में 48 साल के एक शख्स को हिरासत में लिया है। जानकारी है कि मुलजिम ने खुद को मारने की कोशिश भी की है। अब उसकी हालत भी तशवीशनाक बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि मैनुअल सालगाडो पहले इसके ऑफिस में काम करता था। वो पहले भी अगवा के केस में सजा काट चुका है। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया इसका पता नहीं चल पाया। पुलिस को शक है कि खानदान ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। कहीं इसी रंजिश की वजह से उसने ये वारदात अंजाम दी हो, ऐसा शक किया जा रहा है। Tonight our worst fears have been confirmed. We found the 4 people from the kidnapping and they are in fact deceased. We are still working. We've got crime labs coming in from Department of Justice and we're going to be most of the night processing the scene.
there's no words right now to describe the anger I feel and the senselessness of this incident. I said it earlier, there's a special place in hell for this guy, and I mean it. नेपाल के बारा में आज पेश आए एक बस हादसे में 16 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि सिर्फ हेटौडा अस्पताल में 12 जख्मियों की मौत हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव मुहिम शुरू की। हादसे में जख्मी लोगों को इलाज के लिए हेटौडा, चूरेहिल और सांचो अस्पताल ले जाया गया। मकवानपुर के जिले पुलिस इंस्पेक्टर बलराम श्रेष्ठ ने बताया कि चूरेहिल अस्पताल और मकवानपुर कोऑपरेटिव हॉस्पिटल में एक शख्स की मौत हुई है। ये पुलिस ने बताया कि बस नारायण घाट से बीरजगंज जा रही थी। पुलिस के मुताबिक बस अमलेखगंज सब मेट्रोपॉलिटन सिटी के जीतपुर सिमरा में ब्रिज नंबर 3 से नदी में गिर गई। 12 जिला पुलिस हेडक्वार्टर्स के मुताबिक ये वाकया सुबह 11 बजे का है, जिसमें 24 लोग जख्मी हुए थे। इंस्पेक्टर श्रेष्ठ के मुताबिक हादसे में 7 मर्द और 6 खवातीन की मौत हुई है और इनकी पहचान होना अभी बाकी है। मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के माल बाजार में दरियाए माल में आने वाले सैलाब की वजह से कई दर्जन अफराद बह गए, जिनमें से 8 की मौत हो गई, जबकि मुतअद्दिद लापता हो गए। इतलात के मुताबिक लापता होने वालों की तादाद 40 के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी लोग दुर्गा देवी की मूर्तियों के विसर्जन के लिए वहां जमा हुए थे। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मोमिता गोदार बासु ने 7 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि रात 9 बजे मुतअद्दिद लोग माल नदी के किनारे जमा हुए थे, लेकिन अचानक सैलाब आने की वजह से उनमें से बहुत से अफराद पानी में बह गए। इंतजामिया ने फौरी तौर पर वहां मूर्तियों का विसर्जन रोक दिया। 4 शुबे की शाम तक 4 लाशें निकाली जा चुकी थी। जलपाईगुड़ी जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट देवऋषि दत्ता ने कहा कि इब्तदाई तौर पर सिर्फ 2 लाशें निकाली गई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए जाने के बाद मजीद 5 लाशें निकाली गई। दत्ता ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जिला पुलिस, रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों के जरिए चलाया गया। केरला में वडक्कनचेरी के करीब मंगलम में जुमेरात की सुबह सयाहों की बस और सरकारी KSRTC की बस के दरमियान टक्कर में 9 अफराद हलाक और 40 दीगर जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि पलक्कड़ जिले के मंगलम में रात 12:05 पर कोट्टारकला से कोयम्बतूर जाने वाली बस को एक सयाहों की बस ने पीछे से टक्कर मारी। टक्कर के बाद बस दलदल में गिर गई। इस हादसे में 9 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। हादसे के वक्त बस में एर्नाकुलम के मारबेसिल के विद्या निकेतन स्कूल के 42 तलबा और 5 असातिज़ा सवार थे। तमाम जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, थ्रीसूर मेडिकल कॉलेज, अलादुर ताल्लुक अस्पताल और विडिंगचेरी के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें 10 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यहां पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू की थी।
മറിഞ്ഞു കടന്ന ബസ് നിവർത്തി ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുകയാണ്. कांग्रेस की आरजी सदर सोनिया गांधी आज कर्नाटका के मांड्या में पार्टी की भारत छोड़ो यात्रा में शामिल हुई। राहुल गांधी ने कंधे पर हाथ रखकर मां का इस्तकबाल किया। इसके बाद यात्रा में मौजूद कायदीन ने सोनिया गांधी का हाथ थाम लिया। करीब 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को वापस कार में भेज दिया। हालांकि कुछ देर आराम करने के बाद सोनिया फिर से पैदल यात्रा में शामिल हो गई। सोनिया गांधी का 1 महीने पहले कोरोना का इलाज हुआ था। वो अभी इलाज से उभरी हैं। अभी उनकी सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। कर्नाटका से सोनिया गांधी का गहरा ताल्लुक है। जब कभी गांधी खानदान पर सियासी बहरान आया तब जनूबी हिंद ने उसे मुश्किल से उभारा। अगर पहले हम इंदिरा गांधी की बात करें तो वहीं साउथ इंडिया की सीटों से लोकसभा इलेक्शन यानी मेदक से उन्होंने इलेक्शन जीता था। इसी तरह इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी की हुकूमत चली गई तो 80 में जब उन्होंने एक महफूज सीट तलाश की तो वो मेदक की सीट थी। ऐसे में उन्होंने कर्नाटका के चिकमगलूर से इलेक्शन जीता था। इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश के मेदक और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से नॉमिनेशन दाखिल किया था। हालांकि बाद में उन्होंने रायबरेली की सीट छोड़ी। वैसे ही कर्नाटका से भी सोनिया गांधी लोकसभा के लिए एक बार मुंतखब हो चुकी हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी सदर सोनिया गांधी के कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इससे यात्रा को मजीद तकवीत मिलेगी और कारकुनों के जोश और खरोश में इजाफा होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी जी ने हमेशा जमहूरियत और हम आहंगी को ही कांग्रेस पार्टी की बुनियाद के तौर पर बाख्तियार बनाया। आज वो मुल्क में उन्हीं इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चल रही हैं। मुझे उनके साथ चलने पर फख्र है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। पूरा मुल्क एक धागे से जुड़ेगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा। कांग्रेस की आरजी सदर सोनिया गांधी जुमेरात को कर्नाटका में पार्टी की पदयात्रा में शामिल हुई। इस पर कांग्रेस कायद जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटका असेंबली इंतखाबात की मुहिम शुरू हो चुकी है और बीजेपी पिछड़ रही है। जयराम रमेश ने पार्टी की भारत छोड़ो यात्रा को मिल रही अवामी ताईद की सराहना की और कहा कि बीजेपी इख्तियार वाली रियासत में कांग्रेस को मिल रहे सपोर्ट से साफ है कि अगले इंतखाबात में बीजेपी का कर्नाटका से सफाया होना तय है। कर्नाटका में कांग्रेस की यात्रा 30 सितंबर को दाखिल हुई थी और रियासत में पार्टी की पदयात्रा का आज 7वां दिन है। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव की तबीयत हनूज नाजुक बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ने इस सिलसिले में आज जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया, इसमें बताया है कि आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है और वो माहिर डॉक्टरों की टीम की निगरानी में है। ये भी जानकारी दी गई कि उन्हें अब भी हयात बख्श दवाएं दी जा रही हैं। मुलायम सिंह की खराब तबीयत के पेश नज़र उनकी आदत करने वालों का सिलसिला भी मेदांता अस्पताल में देखने को मिल रहा है।
आज समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट HT हसन ने भी मेदांता अस्पताल का दौरा किया। मुलायम सिंह की अयादत के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव को इस वक्त दुआओं की सख्त जरूरत है। काबिल जिक्र है कि इससे कबल हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर, RJD चीफ लालू प्रसाद यादव और बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव भी मुलायम सिंह यादव की अयादत के मकसद से अस्पताल का दौरा कर चुके हैं। इलाहाबादी वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव से फोन पर उनका हालचाल मालूम किया। इस दरमियान आज उस वक्त अस्पताल में एक जज्बाती माहौल देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के कई कारकुन अस्पताल पहुंचे और वहां अखिलेश यादव को देखकर रोना शुरू कर दिया। मेघालय के गवर्नर ओहदे की मियाद का पूरा होने के बाद सत्यपाल मलिक ने मोदी हुकूमत के खिलाफ सियासी हमले तेज करते हुए दो टोक कहा कि अगले इलेक्शन में वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की मदद करेंगे, हालांकि वो किसी सियासी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। मेघालय के गवर्नर की मियादकार पूरी होने के बाद अपने आबाई गांव हिसावदा पहुंचे थे। गांव में चाशुम्बे को मकामी अफराद ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें सभी के साथ रात का खाना खाया। हुकूमत पर पहले से ज्यादा हमलावर होते हुए मलिक ने कहा कि यह हुकूमत किसान मुखालिफ है। अपनी आगे की हिकमत अमली के बारे में उन्होंने कहा कि मैं कोई सियासी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, न इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन किसानों की लड़ाई जरूर लड़ूंगा। एक्सटेंशन नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं होगा, सब हम लोग इसी हफ्ते रिटायर होने थे, लेकिन मुझे जल्दी कर देने पड़ता है, या आज भी हो सकता है। तो मैं तो पहले से इस्तीफा जेल में लिए घूम रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आज़ाद हूँ, मैं लड़ाई में कूद सकता हूँ, जेल जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। जिस तरीके से ये बात थी कि आप जो है किसानों की आवाज ज्यादा उठा रहे थे और वो किसानों की बात उठाना तो सरकार के समर्थन में नहीं था। वो मुझे सजा देने की कोशिश करेंगे। फकीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा बिल्कुल नहीं डरता, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जांच वगैरह ये सब कुछ 100 जांच कर लें और अपनी एक करा दें तो पता चल जाएगा। मैं टोकरी कराने को तैयार हूँ, ये तैयार है क्या कराने? आपने कभी कहा नहीं कि कौन कौन से मामलों में जांच? उनको बताया, 2 मामले तो बताए जिनमें 150 करोड़ था, उनमें कोई जांच नहीं, पर वो मैंने कैंसिल कर दिए थे, जांच की जरूरत नहीं रही। फिर मैंने एक मिनिस्टर का बताया कि वो फोन करता है कि आपके यहाँ से बोल रहा है, उससे कहा उन्होंने कि हटाऊंगा, फिर हटाए। इसी तरह गोवा का भ्रष्टाचार बताया, कहने लगे नहीं तुम्हारी जानकारी गलत है। उनका साहब मैं इसको ठोक के कहता हूँ कि मेरी जानकारी सही है और ये पैसा खा रहा है छोटी छोटी चीज़ों में, ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं होता। लेकिन उसको रखा और अब भी उसी को रखे हुए हैं, मुझे मेघालय भेज दिया। तो मैं इनके इस नारे में नहीं आता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सर, जनसेवा के लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे? राजनीति का रास्ता? राजनीति का नहीं है, आंदोलन। राजनीति तो बहुत लोग कर रहे हैं। 2024 को लेकर क्या रणनीति रहेगी आप? अब मैं तो देखो रणनीति तो वो बनाएंगे जो चुनाव लड़ेंगे, और मैं तो जहां वो लड़ाई हो रही होगी उसमें जाऊंगा, मदद करूंगा। आप चाहते हैं कि 2024 में एनडीए या भाजपा? वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जुमेरात को न्यूजीलैंड के वजीर खारजा नानिया महोता से मुलाकात की कि वहां तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हिंदुस्तानी तलबा के वीज़ा के अमल को तेज करने की अपील की। जयशंकर ने ट्विटर पर होने वाली गुफ्तगू को गर्मजोशी से भरपूर और मुफीद बताते हुए कहा कि उन्होंने कोविड से मुतासरा हिंदुस्तानी तलबा का मसला उठाया। उन्होंने न्यूजीलैंड में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए जल्द वीज़े के अमल की अपील की। उन्होंने कहा कि आज दोपहर न्यूजीलैंड के वजीर खारजा के साथ गर्मजोशी से और नतीजा खैज बातचीत हुई। दो माशरे जो रिवायत और सकाफत का एहतराम करते हैं, ज़्यादा असरी ताल्लुकात के लिए कोशा हैं। उन्होंने कहा कि ये तब होगा जब हम कारोबार, टेक्नोलॉजी, डिजिटल, तालीम, हुनर और ज़राअत में अपनी सलाहियतों को बेकार लाएंगे। As we were vaccinating our own people, we took a very conscious decision that we would help others, and we prioritized countries who we felt would not have a fair access to the vaccine. So I think in this region we gave vaccines, my memories to Fiji, to Solomon Islands, and I think to Nauru, to that, and we actually gave. अब बात कोरोना वायरस की। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में
पिछले 24 घंटों में 2,529 नए केसेस की तस्दीक की गई है। मुल्क भर में अब कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 32,282 रह गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जुमेरात को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास भैंसों के झुंड से टकरा गई। इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का फ्रंट का हिस्सा टूट गया। यह वाकया सुबह करीब 11 बजे पेश आया। इसके बाद कुछ देर के लिए ट्रेन खड़ी रही। ट्रेन को 11:27 पर फिर रवाना किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुंबई और गांधीनगर के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। दिल्ली फायर सर्विसेज को चाशुम्बे की शाम कौमी दारुल हुकूमत में एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मार्केट के गांधीनगर इलाके में लगी जबरदस्त आग में एक नौजवान की जली हुई लाश मिली। पुलिस ने जुमेरात को यह इतला दी। पुलिस ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 19 बरस के शाहनवाज के तौर पर की गई। राजधानी के गांधीनगर टेक्सटाइल मार्केट में कल शाम एक दुकान में जबरदस्त आग लग गई थी, जिसमें दुकान के अंदर आग की जद में आकर एक शख्स की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि उन्हें नेहरू गली में दुकान के एक मुलाजिम ने बताया कि कल शाम दुकान बंद करने के बाद वो 4 दीगर लोगों के साथ चला गया। 5 मिनट बाद जब वो वापस आए तो दुकान से धुआं निकल रहा था। इसी दौरान एक मुलाजिम को अपने भाई शाहनवाज के दुकान के अंदर फंसे होने का पता चला, जिसके बाद उसने घर के मालिक को इतला दी और जब तक वहां मौजूद लोग दुकान का शटर तोड़कर अंदर गए तो शाहनवाज बुरी तरह झुलस चुका था। उसकी लाश भी नहीं मिली थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुमेरात को कस्टम्स डिपार्टमेंट ने 7 कीमती घड़ियां बरामद की हैं, जिनकी कुल कीमत 28 करोड़ रुपए है। इन्हें स्मगल करके लाया जा रहा था। एक घड़ी हीरे से बनी है, जिसकी कीमत 27 करोड़ है। घड़ी के अलावा ब्रेसलेट और आईफोन 14 प्रो भी जब्त किया गया है। मुसाफिर दुबई से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एयरपोर्ट पर एक 16 किलो हेरोइन जब्त की है। साथ ही केरल के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। जब्त की गई हेरोइन की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुलजिम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। रामायण पर मबनी आदि पुरुष फिल्म के डायरेक्टर ओम रावत को सर्व ब्राह्मण महासभा की जानिब से जुमेरात को एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में लिखा गया है कि 7 दिनों के अंदर मुतनाज़िया सीन्स या तो हटा दिए जाएं या फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर्व ब्राह्मण महासभा की जानिब से वकील ने यह नोटिस भेजा है। इसमें लिखा गया है कि फिल्म आदि पुरुष में हिंदू देवी देवताओं का गलत तरीके से पिक्चराइजेशन किया गया है। इसमें उन्हें चमड़े के कपड़े पहनाए गए हैं, जो कि गलत है। वो वहीं बहुत ही निचले सतह की जबान का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। इसके खिलाफ आदि पुरुष में भगवान हनुमान को मुगल के तौर पर दिखाया गया। नोटिस में आगे कहा गया कि कौन से हिंदू देवी देवता दाढ़ी रखते हैं, वो भी बिना मूंछों के। हनुमान जी को इस प्रकार दिखाया गया। फिल्म आदि पुरुष पूरी तरह से भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के रामायण के इस्लामीकरण करती है। फिल्म में रावण का रोल निभाने वाले सैफ अली खान तैमूर खिलजी के रूप में नजर आए। इस फिल्म में काफी कुछ ऐसा दिखा गया जिससे हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचती है। नोटिस में कहा गया कि इन सभी मुतनाज़िया सीन्स को फौरी फिल्म से निकाला जाए। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।